दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 5 जुलाई है और दो खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। जैसा कि आप पहली खबर देख रहे हैं कि 2022 से पहले हासिल की गई 2 डिग्रियां वैध, यानी कि अगर एक साथ आपने 2 डिग्रियां हासिल की हैं 2022 से पहले भी, तो भी वो वैध रहेंगी, बशर्ते, जी हाँ, टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई। इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगली खबर यहाँ पर ये है कि जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं, फेक कास्ट सर्टिफिकेट, जिसके आधार पर लोग सिलेक्शन लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है और ये कहा है कि फिलहाल सरकार को इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। और वर्तमान समय में जबकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो इस पर भी ऑनलाइन नकेल लगाई जा सकती है। तो और इधर देखिए, सरकार ने E20 जो ईंधन, जो पेट्रोल चल रहा है वर्तमान में, जिसको लेकर आपने सोशल मीडिया में काफ़ी बवाल देखा था। और कल आपने देखा था कि एक वीडियो रिलीज़ किया गया था मनीष कश्यप की ओर से, बिहार के जो पत्रकार हैं, जिसमें उन्होंने कहा था क्योंकि 40 लाख की गाड़ी जो है वो E20 पेट्रोल की वजह से बर्बाद हो गई। फिलहाल सरकार ने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो डीजल और पेट्रोल है वो बिल्कुल सेफ़ है। मतलब ये बातें सरकार ने कही हैं। अब आपका जो निजी अनुभव हो वो आप शेयर करिए। अब यहाँ पर दोस्तों जो बातें हैं उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ऐसा दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है। तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी लंबे समय से बड़ा मुद्दा रही है। तो जब उनसे ये पूछा गया कि आपकी सरकार इसे कैसे हल करेगी, तो इस पर रेखा गुप्ता ने क्या कहा है। रेखा गुप्ता ने ये कहा है, जो कि दिल्ली की सीएम है, कि जब हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले जिन गंभीर समस्याओं का आकलन किया गया था उनमें सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रिंसिपलों की भारी कमी प्रमुख थी। वर्षों तक इस समस्या की अनदेखी हुई, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा। तो ये कह रहे हैं कि करीब 10,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और हमारा लक्ष्य अगले 1-2 महीने में इसे पूरा करना है। तो 10,000 शिक्षक भर्ती होगी DSSB के माध्यम से दिल्ली में, और ये प्रक्रिया 1-2 महीने में पूरी होने के बाद सीएम के द्वारा की जा रही है। तो निश्चित तौर से थोड़ा सा इस पर विचार करना पड़ेगा। होमगार्ड भर्ती की DB और PST 13 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रक्रिया 13 जुलाई से सभी जिलों की रिजर्व पुलिस लाइंस में शुरू होगी। और बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि DB और PST के प्रवेश पत्र 6 जुलाई से बोर्ड की वेबसाइट uppbbp.gov.in पर उपलब्ध होंगे। और UPTET, जैसा कि आप जानते हैं, 2, 3 और 4 जुलाई को ये परीक्षा संपन्न हुई है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित TET जो जूनियर लेवल और प्राइमरी लेवल दोनों में कहा गया कि जो उपस्थिति रही 88.77% की रही। मतलब ऑल ओवर जो अटेंडेंस है वो 88.77 है। और इस दौरान AI की निगरानी से कुल 44 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं। तो फिलहाल अब अभ्यर्थियों को रहेगा कि इसका जो परिणाम है वो कब तक घोषित किया जाएगा, लेकिन उसके पहले आंसर की प्रतीक्षा अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आंसर की कब तक आ जाती है। और दोस्तों इसी के साथ खबर है कि इसी माह होगी ग्रुप डी की शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो रेलवे भर्ती बोर्ड RRB प्रयागराज की ग्रुप डी भर्ती 2024 के द्वितीय चरण की परीक्षा, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसको आप PET कहते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो इसी माह होगी। तो परीक्षा जुलाई माह के चौथे सप्ताह में प्रस्तावित है। इसमें 3,736 अभ्यर्थी शामिल रहेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को 35 किलोग्राम वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी और 1,000 मीटर की दौड़ 4.25 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं पर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 20 किलो का वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी और 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी पड़ेगी। और PET से दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिकों और कोर्स पूर्ण अधिनियम प्रशिक्षुओं CCAA को छूट भी दी गई है। तो ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को महिला उम्मीदवारों के मानक पर परीक्षा देनी पड़ेगी। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और जूनियर असिस्टेंट भर्ती की संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। हालांकि इस पर अभ्यर्थियों का जो विरोध है वो तेज हो गया है। इसमें दोस्तों अभ्यर्थियों का ये कहना है कि संशोधित उत्तर कुंजी में प्रश्न संख्या 4, 6 और 72 के उत्तर बदल दिए गए, जबकि पहले जारी उत्तर प्रमाणिक पुस्तकों और मान्य स्रोतों के अनुसार सही थे। मतलब पहले जो थे वो सही थे, अब उत्तर जो हैं वो गलत हो गए हैं। उनका आरोप है कि संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने के बाद आयोग ने दोबारा आपत्तियां आमंत्रित नहीं की।
जिससे उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला। तो इस पर भी अब जो अभ्यर्थी हैं वो मुखर हैं और चाहते हैं कि आयोग इस पर त्वरित कार्रवाई करे। एंड ये देखो, ये जो खबर है ना, ये आपके काम की हो सकती है। बहुत सारे लोग एक साथ 2 डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन आगे चलकर उनको एक समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 डिग्रियां अगर एक साथ हासिल की गई हैं तो दोनों ही मान्य नहीं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही मान्य नहीं होती हैं। तो किन परिस्थितियों में ऐसा होता है जब आपकी 2 डिग्रियां एक साथ इनवैलिड मान ली जाती हैं? देखो दोस्तों, बात यहाँ पर ये होती है, जैसे कि आप हैं एक, ठीक है, तो एक आदमी 2 जगहों पर एक साथ उपस्थित नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि आपने बीएड कोर्स किया है, वो भी रेगुलर मोड में, और आपने एमए भी किया है, वो भी रेगुलर मोड में। तो अगर आप रेगुलर मोड में कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि अभ्यर्थी जो है वो एमए की क्लास में भी उपस्थित है, बीएड की क्लास में भी उपस्थित है, एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर यह कहा गया कि अगर एक डिग्री आपकी रेगुलर मोड में है, आप बीएड कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, एमए आपने प्राइवेट या ऑनलाइन मोड में किया है, तो वो मान्य होगी। लेकिन अगर दोनों डिग्रियां रेगुलर मोड में हैं तो वो मान्य नहीं होगी। हाँ, दोनों डिग्रियां अगर ऑनलाइन मोड में हैं, डिस्टेंस मोड में हैं, सो वो भी मान्य होंगी। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ था कि ईएमआरएस में कुछ अभ्यर्थी चयनित हुए थे पीजीटी के लेवल पर, और शुरू में उनको नियुक्ति पत्र भी मिल गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन बाद में उनकी एमए की डिग्री और बीएड की डिग्री वो एक ही सत्र में पाई गई। और जब एक ही सत्र में पाई गई, ये माना गया कि आपने एक साथ दोनों डिग्रियां कैसे हासिल कर ली, तो उन लोगों को बाहर कर दिया गया था। लेकिन मामला जो था जब दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो नियम मैंने आपको बताए थे वही नियम बताया, और ये कहा कि अगर उसमें से एक डिग्री डिस्टेंस मोड ऑनलाइन मोड में है और एक जो है परमानेंट मोड में है, तो वो मान्य रहेगी। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यूजीसी ने अपने 3 अप्रैल 2025 को 589वीं बैठक में वर्ष 2022 की गाइडलाइन में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि 2022 से पहले एक साथ पूरी की गई शैक्षणिक डिग्रियां वैध मानी जाएंगी, बशर्ते वे उस समय लागू नियमों के अनुरूप प्राप्त की गई हों। अदालत ने कहा कि 2022 से पहले किसी भी गाइडलाइन में एक डिग्री नियमित और दूसरी डिस्टेंस मोड से करने पर रोक नहीं थी। मतलब एक रेगुलर होनी चाहिए, दूसरी डिस्टेंस मोड से अगर है तो उस पर रोक नहीं थी। इसी आधार पर कोर्ट ने एनईएसटी को निर्देश दिया कि वह यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन पर विचार करते हुए चारों अभ्यर्थियों के मामलों को दोबारा समीक्षा करें। मतलब अगर इस प्रकार से उन्होंने एक डिस्टेंस मोड से दूसरा रेगुलर किया है तो वो वैध हैं, अदरवाइज आप कार्रवाई कर सकते हैं। अगर दोनों डिग्रियां रेगुलर मोड में हैं सो आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जो मामला है दोस्तों, ये ईएमआरएस भर्ती 2023 के तहत चयनित 4 पीजीटी टीचरों से संबंधित है। इन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2022 से पहले एमए और बीएड की पढ़ाई एक साथ पूरी की थी। चयन के बाद उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला था, लेकिन जून 2024 में एनईएसटी ने यह कहते हुए नियुक्ति रद्द कर दी कि उन्होंने 2 डिग्रियां एक साथ प्राप्त की थी। तो अब ये मामला कोर्ट में था, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है तो उसके आधार पर सभी लोग तय कर सकते हैं कि उनकी अगर एक साथ उन्होंने 2 डिग्रियां हासिल की हैं तो वो वैध होंगी या फिर नहीं होंगी। ठीक है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती विवाद की आज की सुनवाई 5 को होगी। अभी फिलहाल 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती, ये मामला काफ़ी पुराना है और अब इस पर जो सुनवाई होगी वो 5 जुलाई को होगी। ठीक है। और दोस्तों अगली खबर है कि E20 ईंधन से इंजन को नुकसान नहीं, माइलेज में मामूली बदलाव। तो सरकार की ओर से ये अपडेट आई है। फिलहाल जो लोग E20 ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जो राय है वो तो सोशल मीडिया पर आप देख ही रहे हैं। सरकार ने अपनी राय यहाँ पर रख दी है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र चिंताजनक, समाधान निकाले सरकार। तो दोस्तों यहाँ पर मामला ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही गड़बड़ियों पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से पारदर्शी और सॉफ्टवेयर आधारित सिस्टम डेवलप करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि तकनीकी की मदद से फर्जी प्रमाण पत्रों पर लगाम लगाई जा सकती है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यूपी कोली कोरी प्रतिनिधि सभा की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की। तो देखो दोस्तों क्या होता है कि कोली और कोरी ये 2 जातियां होती हैं। याचिका में आरोप यह लगाया गया था कि स्थानीय अधिकारी कोली जनजाति के लोगों को कोरी जाति का प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जातियों की सूची
राष्ट्रपति के आदेश से तय होती है, लेकिन कई बार स्थानीय स्तर पर ऐसे लोगों को भी त्याग प्रमाण पत्र दे दिए जाते हैं जिनकी जाति का नाम सुनने या लिखने में मिलता जुलता है। तो अभी यह विवाद कोली जाति को लेकर है। कोली अनुसूचित जाति नहीं है, जबकि कोरी अनुसूचित जाति में शामिल है। तो मतलब ये विवाद यहाँ पर सामने आया है। तो कोर्ट ने इसे कहा है कि सरकार इस पर जो है थोड़ा सा जो नियम कानून है सख्त करे और सॉफ्टवेयर की मदद से जो प्रमाण पत्र सही हो केवल वही जारी किए जाए। दोस्तों, कल एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड महाविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, उसमें प्राचार्य के लिए जो 111 पद आए हुए हैं, तो उसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। ये वीडियो आप अभी जाकर देख सकते हैं और इसका लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का एक सवाल और भी आया है कि जो लगभग 2500 के आसपास भर्ती आ रही है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्रधानाचार्य के लिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो इस पर भी चर्चा करने की डिमांड की गई है दोस्तों। तो आज ये वीडियो अपलोड होगा लगभग 12 बजे के आसपास, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी जानकारी आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाएगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, बिल्कुल कर लीजिए। ये आपके लिए और हमारे लिए एक संवाद सेतु का काम करता है। हमारे और आपकी जो वार्ता होती है वो इन्हीं प्लेटफॉर्म के माध्यम से होती है। धन्यवाद।